Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing the another topic of your HAP Human Anatomy Physiology का आज हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं। जैसे कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के 4th यूनिट का हम सेंस ऑर्गन पढ़ रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ईयर की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी देखी थी। उससे पहले हमने आई की देखी थी और मैंने बताया था आपको 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। उसमें ईयर कंप्लीट हो गया, आइज़ कंप्लीट हो गया, अब नोज़, टंग और स्किन लगे। स्किन हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि स्किन हम एंटाइग्मेटिक सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ हम 2 ऑर्गन और पढ़ेंगे, एक नोज़ और दूसरा टंग। तो आज दोनों ही को कवर करते हैं, नोज़ की एनाटॉमी फिजियोलॉजी की और टंग की एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ नोज़। तो स्ट्रक्चर ऑफ नोज़ की बात करें तो बेसिकली नोज़ इज़ द प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, सबसे इनिशियल ऑर्गन होता है, फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट। 2 पार्टों में डिवाइड होती है। एक एक्सटर्नल नोज होती है जो आपको बाहर दिख रही होती है, एक इंटरनल नोज होती है जो हमें दिखती नहीं है। जो हम इंटरनल नोज जस्ट एक्सटर्नल नोज की पीछे वाला पार्ट होता है। एक्सटर्नल नोज इज द आउटर पोर्शन ऑफ द नोज दैट अपीयर ऑन द फेस। ठीक है, इट फॉर्म बाई 3 बोन्स, फ्रंटल, नेजल एंड मैक्सिला एंड हाइलिन कार्टिलेज। 3-4 बोन मिलकर बनाती हैं और उसमें आपकी फ्रंटल, नेजल, मैक्सिला बोन होगी और हाइलिन कार्टिलेज होगी, विच कंसिस्ट सेप्टम, नेजल कार्टिलेज एंड लेटरल नेजल कार्टिलेज। और जो आपकी हाइलिन कार्टिलेज है वो बेसिकली सेप्टम का फॉर्मेशन करते हैं, लेटरल नेजल कार्टिलेज का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि फ्रंटल वाला जो होगा उसकी रूफ बनाएगी, नेजल बनी होगी वो बेस बनाती है, मैक्सिला होती है वो फ्लोर बनाती है। ठीक है, स्किन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन कवर विद हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, स्किन जो हाइलिन कार्ट के ऊपर बाहर की तरफ स्किन होती है, अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन होगी। एंड द एक्सटर्नल नोज हैज़ 2 ओपनिंग नोन एज ए नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, दोनों ओपनिंग होती हैं जिन्हें नॉस्ट्रिल के नाम से जानते हैं और ये आपकी नेजल कैविटी में जाके खुलती हैं। अब आते हैं इंटरनल नोज पर। इट इज ए इनर लार्ज कैविटी प्रेजेंट इन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्कल। स्कल के जस्ट इंटीरियर पोर्शन में, यानी कि जस्ट नोज के बिहाइंड में पोर्शन जो प्रेजेंट है उसको हम नोजल कैविटी या लार्ज नोजल कैविटी कहते हैं। इट मर्ज पोस्टीरियर विद फेरेंक्स एंड एंटीरियर विद इंटरनल नोज। और ये पीछे की तरफ हमारे फेरेंक पोर्शन से जुड़ती है और आगे जो होती है वो आपका एक्सटर्नल नोज में होती है, यानी कि एक्सटर्नल नोज और फेरेंक्स के बीच में जो पोर्शन है वो कौन सा होगा, इंटरनल नोज कैविटी का पोर्शन होता है। ये देखिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये आपकी एक्सटर्नल नोज है, ये आपकी इंटरनल नोज है और ये आपका फेरेंक पोर्शन। तो फेरेंक पोर्शंस और एक्सटर्नल नोज के बीच में कौन सी है, इंटरनल नोज पार्ट होता है। ठीक है, द रूफ ऑफ द इंटरनल नोज इज फॉर्म बाई एथेमाइड, नेजल, सेफेनाइड, फ्रंटल बोन। जो इंटरनल नोज है उसका फ्लोर रूफ पोर्शन है, मतलब रूफ मतलब ऊपर छत वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है, वो आपका एथेमाइड बोन है, नेजल बोन है और सेफेनाइड और फ्रंटल बोन मिलकर बनाती हैं। जबकि द रूफ ऑफ द रूफ ऑफ द नोज होगा यहाँ पर, रूफ ऑफ द माउथ कह सकते हैं, सॉरी, रूफ ऑफ द माउथ कंसिस्टिंग ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट फॉर्म द फ्लोर ऑफ द इंटरनल नोज। जो आपका माउथ का रूफ पोर्शन होता है वो आपका हार्ड और सॉफ्ट पैलेट बनाती हैं, जो एक तरह से इंटरनल नोज का फ्लोर पोर्शन बनाती हैं। फ्लोर क्या होता है, नीचे वाला पोर्शन। रूफ क्या होता है, आपका रूफ मतलब छत, फ्लोर मतलब सतह है। ठीक है, लेटरल वॉल्स ऑफ द इंटरनल नोज आर कंपोज ऑफ द फॉलोइंग। लेटरल वॉल जो होगी नोज की वो आपकी एथेमाइड बोन, मैक्सिला बोन, लैक्रिमल बोन्स और पैलेटिन और इंटरकोकाई बोन से मिलकर बनी हुई होती है। अब आते हैं नोज का जो फंक्शन होता है। नोज में प्राइमरी फंक्शन क्या है, स्मेल का। तो स्मेल के बारे में पढ़ते हैं, सेंस ऑफ स्मेल। द सेंस ऑफ स्मेल और उसे हम ऑल्फेशन भी कह सकते हैं, इज रिसीव ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ द केमिकल मॉलिक्यूल्स विद सेंसरी रिसेप्टर ऑफ द नोज। यानी कि जो मॉलिक्यूल, जो केमिकल मॉलिक्यूल है वोलेटाइल फॉर्म में, केमिकल मॉलिक्यूल हमारी नोज़ के थ्रू होते हुए हमारी नोज़ में जो आपकी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं उसको जहाँ पे एक्ट होते हैं, उन्हें एक्टिवेट करते हैं, उन्हें रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। तो जब रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे उसकी वजह से क्या होता है, हमें स्मेलिंग महसूस होती है। यानी कि अगर कोई आपका वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल सब्सटेंस नहीं हो तो वो वेपर में आएगा नहीं, वेपर में आएगा नहीं तो हमारे ऑल्फैक्टरी और जो रिसेप्टर्स से टकराएगा नहीं तो वो स्टिमुलेट नहीं होगा। द नोज कंटेन 10 to 100 million olfactory receptors
फॉर द सेंस ऑफ स्मेल इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ अपर पार्ट ऑफ नोस्ट्रल्स। तो नोज़ के अंदर लगभग 10 से लेकर 100 मिलियन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं अपर पार्ट ऑफ नोस्ट्रल। जैसे ये देख रहे हैं, दिस इज द ऑल्फैक्टरी बल्ब है और यहाँ पर क्या है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ये म्यूकस मेम्ब्रेन के बल्ब में प्रेजेंट है। इनकी क्वांटिटी कितनी है, 10 से लेकर 100 मिलियन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। The mucous membrane of the nose contain following type of cell with the olfactory receptors। इस म्यूकस मेम्ब्रेन में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के साथ में कुछ सेल प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं इसमें कुछ सपोर्टिंग सेल्स हैं, कुछ कुछ आपकी सपोर्टिंग सेल्स हैं, कुछ आपकी ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं। तो ये होती हैं और इसके बीच बीच में ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं, सपोर्टिंग सेल्स हैं और ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं। तो ये जो सेल्स हैं, ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं और सपोर्टिंग सेल्स हैं, इसी के बारे में हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको, जो सेल्स हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर में कौन कौन सी होंगी, 3 होती हैं, सपोर्टिंग सेल्स, बेसल सेल्स, बोमन ग्लैंड्स। सपोर्टिंग सेल्स दे आर द कॉलमर एपिथेलियम सेल्स दैट सपोर्ट एंड नॉरिश द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। जो सपोर्टिंग सेल्स होंगी वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो आप देख रहे हैं सपोर्टिंग सेल है, इसका ये काम रहता है। फिर बेसल सेल्स है। बेसल सेल्स क्या, दीज आर द स्टेम सेल्स प्रेजेंट बिटवीन द सपोर्टिंग सेल्स एंड दे कंटिन्यूसली इन्वॉल्व इन द सेल डिवीजन टू प्रोड्यूस न्यू ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इन ऑर्डर टू रिप्लेस ओल्ड रिसेप्टर सेल्स। यानी कि जो आपकी सपोर्टिंग सेल है, सपोर्टिंग सेल के बीच बीच में एक सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम ऑल्फैक्टरी सेल्स कहते हैं और ये ऑल्फैक्टरी सेल्स कंटिन्यू उसमें डिवीजन होने लगता है। एक तरह से स्टेम सेल है, स्टेम सेल होने की वजह से कंटिन्यू डिवीजन होता लगता है। जो पुरानी ऑल्फैक्टरी सेल्स होती हैं वो आपकी डिजॉल्व हो जाती हैं, हट जाती हैं और नई ऑल्फैक्टरी सेल जो बनेंगी, डिवाइड होंगी, वो पुरानी ऑल्फैक्टरी सेल को रिप्लेस कर देती हैं और नई वहाँ पर आ जाती हैं, या रिसेप्टर सेल्स वो नए जनरेट हो जाते हैं। और जो नए रिसेप्टर्स होंगे वो आपके जल्दी स्टिमुलेट हो जाएंगे। अगर पहले से ही वो स्टिमुलेट हो चुके हैं तो वो दोबारा स्टिमुलेट नहीं हो पाते, इसलिए पुराने को नई रिसेप्टर सेल्स होती हैं वो रिप्लेस करते रहते हैं और यहाँ कंटिन्यू डिवीजन चलता रहता है, सोमेटिक सेल डिवीजन होता है। फिर आते हैं बोमन ग्लैंड्स होती हैं। दीज सिक्रेट द म्यूकस दैट सेपरेट ओवर द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कीप इट मॉइस्ट। यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स होंगी जैसे बोमन ग्लैंड्स बोलेंगे और ये बोमन ग्लैंड्स क्या करती हैं, यहाँ पर जो मॉइस्चर पोजीशन है उसे मेंटेन रखती हैं, मॉइस्ट मेंटेन रखती हैं, जिससे कि वहाँ पर कोई भी वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स आता है तो वहाँ पर जाके चिपक जाए, एडहेयर हो जाए और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दे, जिससे कि हम स्मेल को महसूस कर पाते हैं। अब क्या फिजियोलॉजी ऑफ अल्फेशन होगा, स्मेल होगा। इसमें क्या होता है, ऑल द ऑर्डरिफियस सबस्टेंस, जितने भी आपके जो ऑर्डर प्रोड्यूस करने वाले सबस्टेंस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, उनके अंदर एक नेचर होता है कि वो वोलेटाइल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। अगर वोलेटाइल मॉलिक्यूल कोई सबस्टेंस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो आपको वो स्मेल लेस होगा, उसमें आपको किसी तरह की स्मेल महसूस नहीं होगी। जब तक वोलेटाइल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं करेंगे वो हमारे नोज़ तक नहीं पहुंचेगा। जब नोज़ तक नहीं पहुंचेगा और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर टकराएगा नहीं या उसे स्टिमुलेट नहीं करेगा, तब तक हमें इसको भी स्मेल महसूस नहीं कर सकते। तो वो ही सबस्टेंस हम स्मेल कर सकते हैं जो कि वोलेटाइल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यानी ऑल ऑर्डरिफियस सबस्टेंस गिव ए वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स विच आर द कैरिड आउट इनटू द नोज एंड विद द इनहेल्ड एयर, जो कि हमारे नोज़ में पहुंच जाते हैं, नोज़ के अंदर पहुंचते हैं जहां हम एयर को इनहेल्ड करते हैं। हेयर दे डिजॉल्व इन द म्यूकस कवरिंग म्यूकस मेम्ब्रेन, ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। जो म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग लेयर होती है उसके ऊपर म्यूकस होता है, वहाँ डिजॉल्व हो जाते हैं और डिजॉल्व होने के बाद में बाइंड टू द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर एंड स्टिमुलेट देम, और उसके बाद में ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के साथ में बाइंड हो जाएंगे और उससे स्टिमुलेट कर देंगे। अब ये स्टिमुलेट जब ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, वो आपके स्टिमुलेशन की वजह से जो आपकी जो केमिकल रिएक्शन हुई है वो आपकी नर्व इम्पल्स में चेंज कर देते हैं। द स्टिमुलेटेड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रोड्यूस ए नर्व इम्पल्स विच इज कैरिड आउट बाय ऑल्फैक्टरी नर्व, जो ऑल्फैक्टरी नर्व उस नर्व इम्पल्स को लेती है और विच पास द ऑल्फैक्टरी एरिया इन द टेम्पोरल लोब ऑफ सेरेब्रम, जो कि आपके ऑल्फैक्टरी नर्व से होता हुआ वो सीधे आपके टेम्पोरल एरिया ऑफ टेम्पोरल बोन का जो आपका ऑल्फैक्टरी एरिया है जो आपके सेरेब्रम में प्रेजेंट होता है वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ हम इंटरप्रेट कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि स्मेल अच्छी है, स्मेल का ख़राब है, सुगंध आ रही है या दुर्गंध आ रही है, वो हम सब ब्रेन से डिसाइड करते हैं।
ठीक है। अडेप्टेशन की बात करते हैं, व्हेन द इंडिविजुअल कंटिन्यू एक्सपोज टू एन ऑर्डर्स प्रेसिपिटेशन ऑफ इट्स डिक्रीज स्टॉप विद इन ए फ्यू मिनट्स, यानी कि कोई पर्सन किसी एक स्पेसिफिक जगह में लॉन्ग टाइम तक अगर वो खड़ा रहता है तो स्टार्टिंग में जो स्मेल आ रही होगी वो बाद में नहीं आती है, क्योंकि जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो उसके लिए अडेप्टेशन गेन कर लेते हैं और वो फिर स्मेलिंग इतनी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप अगर किसी मीठी की दुकान पर जाते हैं तो आपको मिठाई की बहुत खुशबू आती है, लेकिन वहाँ पर कोई पर्सन पहले से ही मिठाई बना रहा है या बेच रहा है तो उसे स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि वो उसके जो रिसेप्टर्स हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर वो अडेप्ट हो गए हैं और अडेप्टेशन गेन कर लिया, उसलिए इसे महसूस नहीं हो रहा कि वो लॉन्ग टाइम से उस एरिया में प्रेजेंट है। दिस लॉस ऑफ प्रेसिपिटेशन अफेक्ट ओनली डेट स्पेसिफिक ऑर्डर, और बोलने ओनली ये स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए इफेक्टेड होते हैं, बाकी सभी के लिए नहीं होते हैं। द सेंस ऑफ स्मेल में भी क्रिएट ए पावरफुल लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी क्रिएट करते हैं, स्पेशली ये डिसास्टिव ऑर्डर्स, हॉस्पिटल स्मेल्स, फेवरेट एंड लीस्ट लाइक फूड। स्पेशली आपकी स्मेल जो होती है वो पावरफुल मेमोरी को भी क्रिएट करते हैं, स्पेशली मेमोरी उन स्मेल क्रिएट होती है जो आपको बहुत अलग, जैसे हॉस्पिटल स्मेल्स है, आपकी बहुत फेवरेट स्मेल है, या आप जिस फूड को पसंद नहीं करते हो उसकी स्मेल है, वो आपको आसानी से उससे मेमोराइज हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका नोज़। फिर नोज़ के फंक्शन क्या हैं, तो दो हैं, एक रेस्पिरेशन फंक्शन होता है, दूसरा नॉन रेस्पिरेशन फंक्शन। रेस्पिरेशन फंक्शन में ब्रीथिंग है, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ इनहेल्ड एयर है, इसके अलावा नॉस्ट्रल हेयर नैनो पार्टिकल्स ऑफ फिल्टर एयर रीच टू द रेस्पिरेटर, नैनो पार्टिकल को फिल्टर कर देती है, जैसे एयर जो रेस्पिरेटर में पहुँचेगी वो फिल्टर होकर पहुँचती है। और नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन दो रहते हैं, एक स्मेलिंग और वॉइस। स्मेलिंग तो है ही प्राइमरी, और वॉइस का भी कुछ रोल होता है नोज़ के थ्रू। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर, वो है आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ टंग। टंग तो आप जानते हैं, टंग इज वॉलेटरी मसल्स स्ट्रक्चर है डेट फॉर्म द फ्लोर ऑफ माउथ, जो माउथ का फ्लोर का फॉर्मेशन करता है। इट मेड ऑफ स्टेडिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बना हुआ होता है। टंग इज अटैच बाई इट्स बेस ऑन द हायोइड बोन, हायोइड बोन पे जो टंग का जो बेस है वो इस पोर्शन है वो हेड बोन से लगा हुआ होता है। बाई ए फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्रेबनम, जो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है जो कि आपके हेड बोन से लगी हुई होती है, जो फोल्डिंग पोर्शन उसके साथ में होल्ड होता है उसको हम फ्रेनुलम के नाम से जानते हैं। फ्रेनुलम टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, मतलब पीछे क्या है हेड बोन से, और जो नीचे जो पोर्शन जो टंग है जो हमारे फ्लोर पोर्शन में माउथ के लगी हुई होती है, जो नीचे पोर्शन जो मेम्ब्रेन होती है जो फ्लोर पोर्शन को के साथ में टंग को जोड़ने काम करती है, उसे क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं। ठीक है, द सुपीरियर पोर्शन ऑफ द टंग कंटेन न्यूमरस लिटिल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपला। अगर टंग का आप सुपीरियर पोर्शन देखेंगे उसमें छोटे छोटे आपको प्रोजेक्शन दिखाएंगे, उभार दिखाई देते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पेपला बोलते हैं। डेट कंटेन्स नर्व एंडिंग, जिसके पीछे बहुत नर्व एंडिंग होती हैं, और वो साथ में जिसे हम टेस्ट बड भी कह सकते हैं। तो प्राइमरी 3 टाइप ऑफ पेपला प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं फेलिफॉर्म पेपला जो स्वीट और साल्टी टेस्ट को देते हैं। फंजीफॉर्म पेपला जैसे बोलते हैं जो स्वीट एंड साल्टी टेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एक होते हैं फिलीफॉर्म पेपला होते हैं जो स्योर टेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और दूसरे आपके ब्लड पेपला होते हैं जो ब्लड टेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर आपके जो आपके फिलीफॉर्म पेपला हैं वो आपके कहाँ हैं, आगे तरफ होते हैं, जो स्वीट और साल्टी टेस्ट को देते हैं। फिर आपका स्योर टेस्ट के लिए फिलीफॉर्म पेपला जो बीच में प्रेजेंट होंगे, और सबसे पीछे आपकी ब्लड पेपला जो आपको ब्लड टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका टंग का, सॉरी जैसे मैंने बताया फंजीफॉर्म पेपला आर प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द टंग। ईच पेपला कंटेन 5 to 6 टिप्स बर्ड होती हैं। बीच में आपके फिलीफॉर्म पेपला होंगे, ये प्रेजेंट होते हैं फंजीफॉर्म और ब्लड पेपला के बीच में, इंटायर सरफेस पे होंगे। इनकी लेस नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड होती हैं, और सबसे पीछे आपके ब्लड पेपला होते हैं जो आपका ब्लड टेस्ट को अनुभव कराते हैं। आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द बैक ऑफ द टंग एंड दे फॉर्म ए इन्वर्टेड बी शेप रो इज कॉल्ड बैक ऑफ द, बी शेप में एक प्रेजेंट होते हैं। ईच पेपला कंटेन 100 to 300 टेस्ट बर्ड होती हैं इनके अंदर। ईच टेस्ट बर्ड इज ए स्पेगुलर स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ग्लस्टरी रिसेप्टर। इन टेस्ट बर्ड के अंदर क्या होते हैं, गैस्ट्री रिसेप्टर्स होती हैं, रिसेप्टर सेल्स होती हैं। उसका फंक्शन क्या होता है, इन गैस्ट्री रिसेप्टर्स को जो डेट फंक्शन ऐसे गैस्ट्री रिसेप्टर का काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो टेस्ट है आपका इम्पल्स में चेंज हो पाता है।
तो फिजियोलॉजी क्या है गैस्ट्रेशन या टेस्ट की, वो यही है कि ऑल द केमिकल मस्ट बी डिजॉल्व इन द फ्लूइड मीडियम टू एक्टिवेट द सेंस रिसेप्टर। जो आपके टेस्ट वर्ड हैं वो तभी एक्टिवेट हो पाती हैं जब आपके सलाइवा के अंदर वो फूड पोर्शन है वो मिक्स हो जाएगा। और द सलाइवा प्रोड्यूस बाई एस लेविगेंड एंड प्रोवाइड द मीडियम फॉर द टेस्ट सेंसेशन, ठीक है। एंड डिजॉल्व केमिकल एक्ट ऑन द माइक्रोब्लाई ऑफ गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर्स। जो गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर या टेस्ट वर्ड है फिर जो आपका गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो उसके साथ में एक्ट होगा और उसे एक्ट होने के बाद में गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देते हैं और स्टिमुलेट रिसेप्टर जनरेट ए नर्व इम्पल्स दैट आर ट्रांसफर टू द ब्रेन एंड इंटरप्रिटेशंस। यानी कि अगर आपके सबसे आगे वाले पेप्ला स्टिमुलेट होते हैं यानी फंगिफॉर्म पेप्ला स्टिमुलेट होते हैं तो आपको स्वीट और साल्टी टेस्ट अनुभव होता है। फिलीफॉर्म पेप्ला जब स्टिमुलेट होते हैं तो आपको कैसा टेस्ट अनुभव होगा, बताया था आपको श्योर टेस्ट अनुभव होगा। और सबसे पीछे आपके बैलेट पेप्ला जब स्टिमुलेट होंगे तो आपको कैसा होगा, बिटर टेस्ट अनुभव होगा। तो जैसे जैसे जिस टाइप के आपके रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं वैसा वैसा आपको टेस्ट का अनुभव होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ टंग का क्या रहता है, मेस्टिफिकेशन ऑफ द फूड, मतलब फूड को चबाने के लिए, सलाइंग ऑफ फूड, फूड को निकालने के लिए, और रोल ऑफ स्पीच में, और साथ में टेस्ट सेंसेशन में भी इसका काम रहता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुई आपका टंग एंड नोज। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछ सकते हैं। और आपको लगता है ये वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।